स्टूडेंट्स, मैं हूं अलमदार हुसैन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ET 364 की वी बुक। उसका हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है जो कि कन्वर्टर से रिलेटेड है। सिंगल फेज़ हाफ वेव कन्वर्टर हम पढ़ चुके हैं, सिंगल फेज़ फुल वेव कन्वर्टर भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम चल रहे हैं 3 फेज़ कन्वर्टर की तरफ। थ्री फेज़ फुल वेव कन्वर्टर पढ़ने जा रहे हैं आज हम। नाम से जाहिर है ये एक ऐसा सर्किट होता है जो 3 फेज़ AC सप्लाई के दोनों हाफ साइकिल्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल्स को DC में तब्दील करता है, इसलिए इसे 3 फेज़ फुल वेव कन्वर्टर कहते हैं। ये एक ऐसा सर्किट होता है जो 3 फेज़ AC सप्लाई को DC सप्लाई में तब्दील करता है, और चूंकि ये उसके दोनों हाफ साइकिल्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल्स को DC में तब्दील करता है, इसलिए इसे फुल वेव कन्वर्टर कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने लफ्ज़ कंट्रोल्ड इस्तेमाल नहीं किया, इट्स मीन्स ये सिंपल टाइप है इसकी, और हमें मालूम है कि सिंपल कन्वर्टर में हम डायोड्स इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप सिंपल कन्वर्टर की डायग्राम बनाएंगे तो डायोड्स को इस्तेमाल करके बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमारे पास 6 डायोड्स होने चाहिए, और दो डायोड्स को हम सीरीज़ में जोड़कर इनकी 3 लड़ियां बना लेंगे। इन तीनों को पैरेलल में जोड़कर इनके साथ लोड लगा देंगे। अगर आप गौर करें सवाल में तो अभी तक हमने लोड की शर्त नहीं रखी, तो इट्स मीन्स रेजिस्टिव लोड होगा। आसानी की खातिर डायोड्स को नाम दे देते हैं, डायोड D1, D2, D3, D4 एंड D5, D6। अब जब इनपुट पर हम सप्लाई देते हैं तो जो हमारा 3 फेज़ ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी डेल्टा में होती है। वैसे ये ट्रांसफार्मर की टाइप्स होती हैं, डेल्टा टू डेल्टा, स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार एंड सो मोर, आपको मालूम है ये। तो हम इसकी डेल्टा स्टार वाली किस्म इस्तेमाल करते हैं, अमूमन यही यूज़ होती है। जो हमारे महल्ले में, गली मोहल्लों में, चौकों पर, जो रोडों पर ट्रांसफार्मर वापडा की तरफ से लगाया जाता है, उसकी जो प्राइमरी होती है वो डेल्टा में होती है और सेकेंडरी स्टार में होती है। अगर हम सिंगल फेज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर यहाँ से इसके मिड पॉइंट से न्यूट्रल निकलती है, हम उसको भी यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम 3 फेज़ कनेक्शन लेते हैं फिर हमारे पास सिर्फ 3 तारें ही आती हैं, न्यूट्रल नहीं आती। इन तीनों तारों में से एक तार न्यूट्रल बन जाती है, वो कैसे देखते हैं फिर। तो हमने 3 फेज़ इस्तेमाल कर लिए हैं, पहले फेज़ को पहली लड़ी के दरमियान में, दूसरे फेज़ को दूसरी लड़ी के दरमियान में, और तीसरे फेज़ को तीसरी लड़ी के दरमियान में। तो ये हमारा 3 फेज़ फुल वेव कन्वर्टर बन गया है। ठीक है, अब इसकी वेव डायग्राम देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी इनपुट बनानी पड़ेगी जो कि 3 फेज़ AC होती है, और ये बनाने का तरीका मैंने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था, लिहाजा अब मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा और सिर्फ बनाता जाऊँगा। पहले हमने 90 डिग्री पर लेने हैं, उसके बाद दूसरा फेज़ 120 डिग्री बाद शुरू होता है जो कि 30 से स्टार्ट होगा। तीसरा फेज़ दूसरे फेज़ से 120 डिग्री पीछे होता है। तो ये सिलसिला चलता जाएगा, और ये हमारी 3 फेज़ वेव डायग्राम बन गई। ठीक है। अब इसकी आउटपुट शो करने के लिए हम 6 लाइनें लगाएंगे।
और ये एक टोटल के लिए। आउटपुट ऑफ डैश ये हम देखेंगे कि जो वाले डायोड्स काम करेंगे हम उनके नाम लिखते जाएंगे यहाँ पर, बजाय इसके कि रटा लगाएं। और यहाँ पर टोटल आउटपुट। काम करने के लिए हमने इनके वो पॉइंट्स ले लेने हैं जिन पर दोनों वेव्स दो फेज एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। चूँकि ये फुल वेव है तो हम ऊपर वाले क्रॉस भी लेंगे और नीचे वाले क्रॉस भी लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल पे भी काम करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल पे भी काम करेगा। ये ठीक हो गया। अब हम इनको नाम दे देते हैं। ये ए पॉइंट है, ये जो क्रॉस है ये बी पॉइंट हो गया, ये सी, और ये डी, ई और एफ। 6 पॉइंट्स हमने इसके प्रूफ करने हैं। इसके बाद दोबारा से जब हम यहाँ पर जाएंगे तो हम देखेंगे ये दोबारा वही वाला ए पॉइंट शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास पहला फेज है, दूसरा फेज और तीसरा फेज। ये कैसे काम करते हैं इनको समझने से पहले ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा आपको यानी आनी चाहिए उसकी वर्किंग के ये कैसे काम करते हैं। ट्रांसफार्मर में पहला फेज पहली 2 तारों के दरमियान में काम करेगा, दूसरा फेज दूसरी 2 लाइनों के दरमियान में चलेगा। अगर इसको यूं बना दूं तो ये ज़्यादा बेहतर है। फेज 2 और ये फेज 3। ठीक हो गया। मतलब पहला फेज चलेगा पहली तार से दूसरी तार की तरफ, दूसरा फेज चलेगा दूसरी तार से तीसरी तार की तरफ, और तीसरा फेज चलेगा तीसरी तार से वापस पहली तार की तरफ। अब इस ए पॉइंट पर देखते हैं, हमारा पहला फेज यहाँ पर 0 वाली लाइन से ऊपर है। ये मिड पॉइंट 0 वाली लाइन है, इससे ऊपर हमारा फेज होगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा होगा, इससे नीचे होगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा होगा। तो इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर हमारा पहला फेज 0 वाली लाइन से ऊपर है, इट्स मीन्स ये पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है। और जब पहले फेज का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो पहली तार पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह दूसरे फेज को लेकर आते हैं, यहां से पकड़ते आएंगे और ए पॉइंट पर लाएंगे, तो ए पॉइंट पर दूसरा फेज भी 0 वाली लाइन से ऊपर है, तो इसका मतलब है दूसरा फेज भी पॉजिटिव का है, तो दूसरी तार पॉजिटिव तीसरी नेगेटिव हो गई। इसी पॉइंट पर तीसरे फेज को पकड़ कर लाते हैं और दूसरा फेज नेगेटिव का था, यहाँ पर ये इस पॉइंट पर दूसरा फेज ये आ रहा है, तो ये दूसरा नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। तीसरे फेज को ला रहे हैं तो तीसरा फेज पॉजिटिव का है, 0 वाली लाइन से ऊपर है, तो जब तीसरा फेज पॉजिटिव है तो उसके लिए ये पॉजिटिव ही नेगेटिव हो गया। तो हम देखते हैं कि ये तार दरमियान वाली, इस पर दोनों नेगेटिव इकट्ठे हो गए, इसका मतलब ये नेगेटिव वाली तार है, ये दोनों पॉजिटिव इकट्ठे हो गए, पॉजिटिव वाली तार है। जबकि पहली तार पर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगी। तो अभी हमने बात किया था कि 3 फेज जब कनेक्शन लेते हैं तो उसमें 2 तारें काम करती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के तौर पर, जबकि तीसरी तार न्यूट्रल हो जाती है, तो वो इस तरह न्यूट्रल हो जाती है। ठीक हो गया। अब ये माइनस यहाँ से यहाँ पर आएगा और ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पर आएगा। अब ये वाला पॉजिटिव इस डायोड के एनोड को मिल रहा है, जबकि यही पॉजिटिव इसके कैथोड को मिल रहा है। तो हमें मालूम है पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल गया, फॉरवर्ड बायस होता है, तो D3 फॉरवर्ड बायस हो गया, जबकि D6 रिवर्स बायस हो गया। इसी तरह ये नेगेटिव इसके एनोड को मिल रहा है, एनोड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव मिल गया रिवर्स बायस, D2 रिवर्स बायस, जबकि कैथोड नेगेटिव होता है, नेगेटिव को नेगेटिव मिल गया फॉरवर्ड बायस, D5 फॉरवर्ड बायस हो गया। तो हम देखते हैं कि ये 2 डायोड फॉरवर्ड बायस हो गए हैं, जबकि ये रिवर्स बायस हो गए। ये दोनों काम करेंगे, ये 2 काम नहीं करेंगे। करंट पॉजिटिव से चलता है, पॉजिटिव से करंट चला और D3 ने इसे रास्ता दे दिया और ये करंट लोड में से होकर D5 में से होकर मनफी पर सरकमगमन। तो हमारा करंट ऊपर से नीचे की तरफ चला है। और कौन कौन से डायोड काम कर रहे हैं, D3 एंड D5। तो यहाँ पर हमने जो खाली जगह छोड़ी हुई थी आउटपुट ऑफ डैश, तो वहाँ पर लिख देंगे D3 एंड D5।
तो चूंकि करंट ऊपर से नीचे की तरफ चला है तो यहाँ पर हम ऊपर से नीचे की तरफ पॉजिटिव हाफ साइकिल शो करेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, बी पॉइंट पे। इसके लिए फिर मैं दोबारा से इनको मिटा देता हूँ ताकि हमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बी पॉइंट पर हम पहला फेज देखते हैं। तो पहला फेज इस पॉइंट पर जीरो वाली लाइन से ऊपर है, इट्स मीन्स ये पॉजिटिव का है। तो पहला फेज पॉजिटिव होने की वजह से पहली तार पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। दूसरे फेज को लाते हैं बी पॉइंट पर, तो ये यहां पर जीरो वाली लाइन से नीचे है, इट्स मीन्स नेगेटिव है। और दूसरा फेज जब नेगेटिव हो तो दूसरी तार नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव हो जाएगी। तीसरे फेज को लाते हैं यहीं पर। अब तीसरा फेज भी जीरो वाली लाइन से नीचे है, इट्स मीन्स ये नेगेटिव है। तो तीसरे फेज के लिए नेगेटिव होने की वजह से तीसरी तार नेगेटिव, पहली पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहां पर दोनों पॉजिटिव इकट्ठे हो गए, दोनों नेगेटिव इकट्ठे हो गए, जब यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब यहां से ये पॉजिटिव यहां पर आया और यहां से ये नेगेटिव यहां पर आ रहा है। अब ये वाला पॉजिटिव नहीं है, लिहाजा इस पॉजिटिव की वजह से D1 फॉरवर्ड बाइस हो गया और D4 रिवर्स बाइस हो गया, जबकि इस नेगेटिव की वजह से D5 ऑलरेडी फॉरवर्ड बाइस है और D2 रिवर्स बाइस है। अब ये दो डायोड काम कर रहे हैं जबकि ये दो डायोड काम नहीं कर रहे। हमें मालूम है करंट पॉजिटिव से चलता है, पॉजिटिव से करंट चला और D1 ने इसे रास्ता दे दिया, जिसकी वजह से करंट D1 में से होकर, लोड में से होकर D5 के रास्ते सर्किट मुकम्मल करता है। हम ये देखते हैं कि अब भी करंट चल रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है। करंट की डायरेक्शन लोड में से तब्दील नहीं हो रही, और ऐसा करंट जिसकी सीमत तब्दील ना हो वो DC होता है। तो इसका मतलब है आउटपुट पर हमें DC मिल रही है। चूंकि ये करंट ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है तो इस खाने में भी हम वेव ऊपर से नीचे की तरफ शो करेंगे। और किस में से करंट गुजरा है? D1 और D5 में से। तो यहां पर लिखेंगे आउटपुट ऑफ D1 एंड D5। ओके हो गया। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जो कि C पॉइंट है। C पॉइंट पे हम देखते हैं ये पहला फेज है और ये पहला फेज यहां पर जीरो वाली लाइन से ऊपर है। इसका मतलब है पहला फेज पॉजिटिव का है और इसके लिए पहली तार पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव हो गई। दूसरे फेज को लाते हैं C पॉइंट पर, तो दूसरा फेज भी जीरो वाली लाइन से ऊपर है। इसका मतलब है ये भी पॉजिटिव का है और जब दूसरा फेज पॉजिटिव का होगा तो दूसरी तार पॉजिटिव और तीसरी माइनस हो जाएगी उसके लिए। तीसरे फेज को C पॉइंट पर लाते हैं और ये जीरो वाली लाइन से नीचे है। इसका मतलब है ये माइनस का है, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा है, तो इसके लिए तीसरी तार नेगेटिव और पहली पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ये दोनों नेगेटिव हो गए, जबकि ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पॉजिटिव यहां पर आ गया और ये नेगेटिव यहां से यहां पर आ गया। अब ये नेगेटिव नहीं है, लिहाजा ये डायोड काम नहीं करेगा, जबकि इस नेगेटिव की वजह से ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया है। अब ये दो डायोड काम कर रहे हैं। पॉजिटिव से करंट चला D1 में से होकर और D6 के रास्ते सर्किट मुकम्मल, करंट फिर ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, तो वेव फॉर्म फिर दोबारा से ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे। और किस में से करंट गुजरा है? D1 एंड D6 में से। तो यहां पर आउटपुट पर हमें D1 और D6 लिख देंगे, यानी ये दो काम कर रहे हैं। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। आगे चलते हैं D पॉइंट पर। D पॉइंट पर पहले फेज को पकड़ कर लाते हैं और पहला फेज यहां पर जीरो वाली लाइन से नीचे हो गया। अब ये देखें, यहां पर जीरो वाली लाइन से नीचे होने का मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पहले फेज का नेगेटिव हाफ साइकिल होने की वजह से पहली तार नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव है, जबकि दूसरा फेज इसी D पॉइंट पर पॉजिटिव का है, जीरो वाली लाइन से ऊपर है, तो दूसरी तार पॉजिटिव, तीसरी नेगेटिव हो गई। और तीसरा फेज जब हम इसी D पॉइंट पर लाएंगे तो वो जीरो वाली लाइन से नीचे है, इट्स मींस नेगेटिव हाफ साइकिल है, जिसके लिए तीसरी तार नेगेटिव और पहली पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये दोनों पॉजिटिव इकट्ठे होकर यहाँ पर और ये नेगेटिव यहाँ पर, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी फॉरवर्ड बाइस हो रहा है और इस पॉजिटिव की वजह से D2 फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव यहाँ से खत्म हो गया, लिहाजा करंट पॉजिटिव से चलता है, पॉजिटिव से चला और D2 में से होकर, लोड में से होकर सर्किल मुकम्मल। करंट की सीमत तब्दील नहीं हो रही, आप गौर करें तो वो ऊपर से नीचे की तरफ ही रह रही है। और DC करंट ऐसा होता है जिसकी सीमत तब्दील नहीं होती, तो हमें लोड पर मुसलसल DC मिल रही है। इनपुट पर बेशक 3 फेज का, जोन से फेज का भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, जोन से फेज का नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, उससे कतई नज़र हमें आउटपुट पर एक सीमत वाला करंट मिल रहा है, जिसकी मतलब है आउटपुट पर हमें DC मिल रही है। अब चूंकि D2 और D6 काम कर रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट ऑफ D2 एंड D6 और ये हमें ऊपर से नीचे की तरफ वेव फॉर्म मिल गई। अगले E पॉइंट पर देखते हैं। E पॉइंट पर पहले फेज को लाते हैं तो ये जीरो वाली लाइन से नीचे है। इसका मतलब है पहला फेज नेगेटिव हाफ साइकिल है, जिसके लिए पहली तार नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरे फेज को लाते हैं, दूसरा फेज जीरो वाली लाइन से ऊपर है, पॉजिटिव है, जिसके लिए दूसरी तार पॉजिटिव, तीसरी नेगेटिव हो जाएगी।
और तीसरे फेज को पकड़ कर लाते हैं ई पॉइंट पर जो कि जीरो वाली लाइन से ऊपर है, जिसके लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल है। अब यहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये दोनों नेगेटिव मिलकर यहां पर और ये दोनों पॉजिटिव यहां पर। अब यहां से ये नेगेटिव खत्म हो गया, लिहाजा ये डायोड काम नहीं कर रहा। इस नेगेटिव की वजह से अब D4 फॉरवर्ड बायस हो गया, D4 काम कर रहे हैं। तो पॉजिटिव से करंट चला, D2 ने इसे रास्ता दिया और ये लोड में से होकर D4 के रास्ते मनफी पर सर्किट मुकम्मल करेगा। करंट फिर ऊपर से नीचे की तरफ चला है और D2 एंड D4 काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट ऑफ D2 एंड D4 और ये हमें आउटपुट ऊपर से नीचे की तरफ मिल गई। इसी तरह F पॉइंट पर देखते हैं, पहले फेज को पकड़ के लाते हैं, F पॉइंट तक जीरो वाली लाइन से नीचे है, इट्स मींस नेगेटिव हाफ साइकिल है। पहली तार नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव। दूसरे फेज को लाते हैं F पॉइंट पर, तो वो भी जीरो वाली लाइन से नीचे है, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव पॉजिटिव। और तीसरे फेज को F पॉइंट पर देखते हैं तो वो जीरो वाली लाइन से ऊपर है, पॉजिटिव का हाफ साइकिल है, जिसके लिए तीसरी तार पॉजिटिव और पहली नेगेटिव हो गई। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है और ये पॉजिटिव यहाँ पर आ गया। अब इसकी वजह से D3 फॉरवर्ड बायस हो गया है, ना कि D2, लिहाजा करंट D3 में से गुजरेगा और लोड में से होकर सर्किट मुकम्मल। अब चूंकि D3 और D4 में से गुजर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे D3 एंड D4 और करंट ऊपर से नीचे की तरफ चला है तो यहाँ पर भी ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे। अच्छा, अब अगर गौर करें इस पॉइंट पर, पहला फेज पॉजिटिव का, इसी पहले फेज को यहां पर ले जाता हूं पॉजिटिव का। दूसरे फेज को देखें तो दूसरा फेज इस पॉइंट पर नेगेटिव का, इसी दूसरे फेज को यहां पर लाता हूं तो नेगेटिव का। तीसरा फेज यहां पर मैं लाता हूं तो ये पॉजिटिव का है, इसी तीसरे फेज को यहां पर लाता हूं तो ये पॉजिटिव का है। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेम वही ए वाला बन गया, मतलब आगे वही दोबारा से शुरू हो गए सिलसिला। तो इसलिए हमने ये 6 पॉइंट्स प्रूव करने थे F तक, उसके बाद दोबारा से वही सिलसिला शुरू हो गया है और ये सिलसिला चलता रहता है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट पर जो रिजल्टेंट आउटपुट मिलती है वो सिर्फ जीरो वाली लाइन से ऊपर मिलती है और इसकी सीमा तब्दील नहीं हो रही होती। ऐसा करंट जिसकी सीमा तब्दील ना हो वो DC करंट होता है। इस तरह हम 3 फेज AC सप्लाई को मुसलसल DC सप्लाई में तब्दील कर सकते हैं। तो चूंकि ये सिंपल कन्वर्टर था जो सिर्फ AC को DC में तब्दील कर रहा था, अगर हम बात करेंगे कंट्रोल्ड कन्वर्टर की, 3 फेज फुल वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर, तो चूंकि ये कंट्रोल्ड है इसकी तारीफ में थोड़ा सा एक तब्दीली कर देंगे कि ये एक ऐसा सर्किट होता है जो 3 फेज AC सप्लाई के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल को DC में तब्दील करने के साथ साथ उसे कंट्रोल भी कर सकता है, इसलिए इसे 3 फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहते हैं। सिंपल रेक्टिफायर में आउटपुट पर जो DC हासिल करते हैं वो फिक्स रहती है, जबकि कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में हम उस हासिल होने वाली DC की मिकदार को कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस मकसद के लिए हमें मालूम है हमें डायोड की जगह SCR लगाने पड़ेंगे और SCRs को D की जगह T से साइड करते हैं, तो ये T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो इनकी वर्किंग शुरू करेंगे तो आउटपुट ऑफ T3 एंड T5 था गालबन, और यहाँ पर T1 एंड T5 हो गया, यहाँ पर T1 एंड T6 हो गया, T2 एंड T6 हो गया, T2 एंड T4 हो गया, T3 एंड T4 हो गया। अच्छा, अब इनको गेट पल्स से देंगे, गेट पल्स के दौरानिये के जरिए हम आउटपुट पर DC की मिकदार को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर एक एक लाइन का इजाफा कर देंगे वेव डायग्राम में। गेट पल्स ऑफ T3। जी, तो बात हो रही थी कि जब हमने इसकी कंट्रोल्ड कन्वर्टर की वेव डायग्राम बनानी है तो इसमें सिर्फ हमने गेट पल्सेस का इजाफा कर देना है। मसलन वही गेट पल्स ऑफ T3 एंड T5, आउटपुट ऑफ T3 एंड T5, इसी तरह गेट पल्स ऑफ T1 एंड T5, आउटपुट ऑफ T1 एंड T5। और ये इन गेट पल्सेस का दौरानिया कंट्रोल करके आप आउटपुट पर हासिल होने वाली DC की मिकदार को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर इसे गेट पल्स देता हूँ और हमारा साइकिल यहीं से शुरू होगा। ये इतना फेज़ हमारा कट गया है और फेज़ कटने से हमारे आउटपुट पर जो वोल्टेज हासिल होंगे उसमें कमी आ जाएगी। तो इस तरह ना सिर्फ हम 3 फेज़ AC को DC में तब्दील कर सकते हैं और बल्कि साथ साथ उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कंट्रोल्ड कन्वर्टर बन जाएगा। तो इस तरह सारे जो हमारे पास आउटपुट्स हैं उनका फेज़ काट देंगे। लाइक दिस। और आउटपुट पर ये हमारे पास जो टोटल आउटपुट हासिल होगी उनमें भी सारों का ये फेज़ कटा हुआ होगा। और ये हम सेकेंड ईयर में हमने फ़िल्टर पढ़ा था, वो इसको प्योर DC में कन्वर्ट करेगा तो इन खाली जगहों को फिल कर देगा। इस तरह हमारे पास जो प्योर DC हासिल होगी उसकी मिकदार हम अपनी मर्ज़ी से मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 3 फेज़ कंट्रोल्ड कन्वर्टर बन गया। बाकी वर्किंग इसकी सारी सेम टू सेम वही सिंपल कन्वर्टर वाली है। जैसे हमने अभी डायोड्स को यूज़ करके इसको एक्सप्लेन किया था, वैसे ही आपने SCRs का जिक्र कर देना है। बाकी सेम वही चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा ये चूँकि एक बहुत बड़ी वेव डायग्राम बन जाती है और अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन डालती है, तो अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करना चाहें और सिर्फ रिजल्टेंट आउटपुट शो कर दें तो वो भी चलेगी। ठीक है, इसका मैं एक आसान तरीका, अब इसको ज़रा गौर से देख लें। अभी अगर जो लड़के इसी को फॉलो करना चाहते हैं तो वो ज़रा स्टॉप करके इसको देख लेंगे अच्छी तरीके से, वरना मैं इसे अरेज करने लगा हूँ। तो अब मैं अरेज कर देता हूँ और इसको शॉर्टकट फॉर्म में हम इसे बना देते हैं। ठीक है, इसमें पहले हम ऊपर वाले क्रास और नीचे वाले क्रास ले लेते हैं ताकि बाद में हम भूल ना जाएं। तो ये मैं सिर्फ ऊपर वाले और नीचे वाले क्रास ले रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें हम एक लाइन डालेंगे गेट पल्स की। मेंशन नहीं करेंगे कौन से SCR की है, टोटल गेट पल्सेस हैं। ठीक है, ओवरऑल हम रिजल्टेंट आउटपुट शो कर रहे हैं तो गेट पल्सेस भी रिजल्टेंट हैं और यहाँ पर हम टोटल आउटपुट शो करेंगे। तो फेस जितना काटना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से वहीं पर गेट पल्स दें, वहीं से हमारा आउटपुट शुरू होगी और यहीं पर मैं गेट पल्स देता जा रहा हूँ, यहीं से हमारी आउटपुट शुरू होगी। तो वो बीच वाले जो हमने आउटपुट ऑफ T1 T फला 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 वो काट दी हैं और सिर्फ हमने रिजल्टेंट आउटपुट ले ली है। तो जो लड़के ज़रा थोड़ा सा आसानी चाहते हैं वो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। चूँकि हमने पूरी क्लास को साथ लेकर चलना होता है और क्लास में हर तरह के लड़के होते हैं, उनमें कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं ये काम कैसे हुआ, कैसे ये चीज़ हासिल हुई। तो उनके लिए पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया डिटेल के साथ और उसके बाद फिर अब मैंने उसका शॉर्टकट मेथड भी बयान कर दिया है ताकि जो लड़के शॉर्टकट मारना चाहते हैं तो वो इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 3 फेज़ फुल वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर विद इंडक्टिव लोड। अब तक हमने लोड की शर्त नहीं रखी थी, तो हमारे पास जो जो लोड लगाया था वो रेजिस्टिव लोड था। अब हम लोड की शर्त रख रहे हैं और अगर वो सिर्फ इंडक्टिव लोड कहे तो आपने सिर्फ इंडक्टर लगा देना है आउटपुट पर, और अगर वो RL लोड कहता है रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड तो आपने रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड लगा देना है। तो यहाँ पर अभी हमने शर्त रखी है इंडक्टिव लोड की
यहाँ पर हम इसको क्योंकि ये बहुत लंबी वर्किंग हो जाएगी, अगर हम अलग-अलग डायग्राम में बनाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा पेपर में एक्सप्लेन करना इसको, क्योंकि इसकी 18 डायग्रामें बनेंगी। जिस तरह हमने करंट और वोल्टेज को अलग अलग बयान करके सिंगल फेज़ में एक्सप्लेन किया था, तो ये बहुत लेंथी काम हो जाएगा। तो इसलिए एग्ज़ाम में आप इसकी एक ही डायग्राम बना दीजिएगा और फिर वो जो वर्किंग है वो आप इसको वर्डिंग में बयान कर देंगे। बिल्कुल सेम वही सिंगल फेज़ की तरह है, कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, इसमें फिर चूँकि हम एक ही डायग्राम बनाएंगे, फिर इसीलिए एक ही डायग्राम में हम इसकी फ्री व्हील डायोड लगा कर भी दिखा देंगे। ठीक हो गया। अब ये फ्री व्हील डायोड भी लग गया इसके इंडक्टिव लोड के अंदर। अब इसमें ये जो हमारे पास टोटल आउटपुट है, मतलब ये जो हमारे पास हासिल हो रही है आउटपुट, इसको इनपुट एक ही शो कर देंगे, आउटपुट हम अलग अलग शो कर देंगे। जैसे ये गेट पल्सेस हैं तो ये टोटल आउटपुट करंट लिख देते हैं इसको, ये हमारा आउटपुट करंट है, और यहाँ पर टोटल आउटपुट वोल्टेज लिख देते हैं। अब ये वोल्टेज है हमारे पास, ठीक है। इसको हम गेट पल्सेस शुरू में दे देते हैं और करंट हमारे पास पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल जाएगी, जबकि वोल्टेज हमें मालूम है आधे पॉजिटिव के होते हैं और आधे नेगेटिव के होते हैं। तो शुरू में सबसे पहले मैं गेट पल्सेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, और ये हमारा टोटल आउटपुट करंट है जो कि दोनों में खानों में पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलते हैं। जबकि वोल्टेज की जब आप बात करते हैं तो वोल्टेज में एक हाफ साइकिल पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का मिलता है। ये सिलसिला चलता रहता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है, सिंगल फेज़ के टाइम एक्सप्लेन कर चुके हैं डिटेल के साथ। अब ये चीज़ बिगाड़ डालती है, इसको ख़त्म करने के लिए, नेगेटिव स्पाइक्स को ख़त्म करने के लिए फ्री व्हील डायोड लगाते हैं, और फ्री व्हील डायोड लगाने के बाद ये नेगेटिव स्पाइक्स ख़त्म हो जाती हैं। तो अब हम लिखेंगे टोटल आउटपुट वोल्टेज आफ्टर यूजिंग फ्री व्हील डायोड। फ्री व्हील डायोड इस्तेमाल करने के बाद जो हमें टोटल वोल्टेज मिलते हैं तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव स्पाइक्स मिलती हैं, नेगेटिव स्पाइक्स नहीं मिलती। ये तो इस तरीके से वी विल गेट ओनली पॉजिटिव स्पाइक्स, नॉट नेगेटिव स्पाइक्स आफ्टर यूजिंग फ्री व्हील डायोड। तो बिल्कुल सेम यही काम हमारा आरएल लोड के टाइम चलता है। मतलब अगर आपको रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड कहते हैं तो सिर्फ सर्किट डायग्राम में आपने तब्दीली करनी है, और वो तब्दीली क्या है कि आपने रेजिस्टेंस भी लगा देनी है सीरीज़ में और एक इंडक्टर भी लगा देना है, और ये हमारा आरएल लोड बन जाएगा। जबकि आउटपुट की वेव फॉर्म बिल्कुल सेम यही होगी, वर्किंग भी बिल्कुल सेम इंडक्टिव वाली होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि अगर लोड हमारा RLC होता है तो RLC लोड का पावर फैक्टर यूनिटी होता है, हमें मालूम है। तो उसमें आप टोटल वर्किंग, इससे जो पिछला टॉपिक था रेजिस्टिव लोड वाला, वही बयान करेंगे, क्योंकि रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर भी यूनिटी होता है और RLC लोड का भी पावर फैक्टर यूनिटी होता है। इस तरह ये हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तीसरा चैप्टर वैसे तो जो शॉर्ट सिलेबस है उसमें वो कटवा दिया गया है, लेकिन चूंकि चौथे चैप्टर का इन्हिसार तीसरे चैप्टर पर ही है, जब तक तीसरा चैप्टर नहीं आएगा चौथा चैप्टर समझ नहीं आएगा, तो उसकी बेस के तौर पर हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तीसरा चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, वो अगले चौथे चैप्टर के लिए एक तरह से आपके रिकैप का काम करेगा, क्योंकि उसमें वो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी। ठीक है, बेशक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन समझने की नीयत से आप पढ़ सकते हैं उसे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।